तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर के साथ तो फ्रॉड होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके बड़े बड़े मालिक ही करते हैं और नॉर्मल इंसान की समझ में नहीं आते, लेकिन उससे उसी नॉर्मल इंसान का आगे चल के लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। अब इस वीडियो में एक ऐसे कंपनी के मालिक की बात करेंगे जिसको अपने ही कंपनी के शेयर्स बेच के पैसा चाहिए था, लेकिन वो खुद अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहता था डायरेक्टली, ताकि कंपनी का शेयर प्राइस गिरे नहीं। और इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने वो शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए, फिर उस थर्ड पार्टी के आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ पार्टी और घुमा फिरा के पैसा अपने पास ही मंगा लिया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था जहाँ पे सेबी को तफ्तीश करने में बहुत समय लगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ पूरी तफ्तीश कंप्लीट ना होने के बावजूद सेबी ने एक ऑर्डर भी पास कर दिया है कि आप जो बड़े बड़े मालिक बैठे हो अब इस कंपनी को नहीं चला सकते, कोई शेयर नहीं बेच सकता, कोई काम नहीं कर सकता। इस केस को, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक शेयर मार्केट का, अपनी ही कंपनी का इस्तेमाल करके खुद अमीर होने के चक्कर में ये सब गलत काम करते हैं और फाइनली उसमें नुकसान ट्रेडर का भी होता है। और इसमें ट्रेडर का नुकसान कैसे हुआ वो भी बताएंगे। इस कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, इसको हम BGL कहेंगे। ये कंपनी सन 2000 में आई थी, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और 2015 में ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई थी। 2022 और 2023 में इसके खिलाफ कुछ शिकायतें आईं। शिकायतें कुछ शेयर्स के अराउंड थी, मतलब हर एक कंपनी कुछ प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कर सकती है, मतलब उन लोगों को शेयर दे सकती है अपनी मर्जी से चुन के जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ना खरीदें, इनसे खरीद लें। दाम भी आपस में ही डिस्कस किया जाता है। अब सेबी को ये शिकायत मिली कि 2019-20 में BGL ग्रुप ने कुछ ऐसे एंटिटीज़, कुछ ऐसे कंपनीज को ये शेयर इशू कर दिए जो कि इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी। जब बेचते हैं तो पैसा मिलता है और ये पैसा घुमा फिरा के इन्होंने अपनी ही कंपनीज, अपनी ही सब्सिडरीज को लोन्स या एडवांस के रूप में दे दिया। मतलब ये पैसा जब आया तो ये पैसा BGL ग्रुप के पास नहीं रहा, कहीं और पहुंच गया। अब हर कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट निकाली जाती है, तो इसमें यह भी कहा गया है कि BGL ग्रुप ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स का खरीद फरोख्त हुआ था इसके बारे में कुछ खास डिस्क्लोजर नहीं किया, तो इससे जो बाकी इन्वेस्टर्स थे उनको ये भनक भी नहीं लगी कि इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे, इतने वॉल्यूम पे शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये उनके साथ भी फ्रॉड है। सिंपल भाषा में अभी तक ये समझ लो कि एक कंपनी है जो कि किसी को भी अपने अपने शेयर दे रही है। शेयर डायरेक्टली मार्केट में ना बेचने के बजाय प्रेफरेंशियल शेयर के तरीके से बेचे जा रहे हैं, ताकि लोगों में ये डर ना आए कि कंपनी के मालिक खुद ही अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, इसलिए इस शेयर को हमें भी बेचना चाहिए। तो ये डर को दूर भगाने के लिए ये प्रेफरेंशियल शेयर और ये अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स को चुना गया और उनको ये अलग से शेयर सस्ते दाम पे दे दिए गए। अब आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 इंस्टेंस में क्लियरली दिखाया गया है। जब 2020 में 3 अलग अलग एंटिटीज़ को करीब 3 करोड़ 14 लाख शेयर दिए गए, 2021 को करीब 50 एंटिटीज़ को 32 करोड़ शेयर दिए गए, फिर 2022 में 28 एंटिटीज़ को अगेन 14 करोड़ शेयर दिए गए और फिर 2022 में अगेन एक एंटिटी को 1.5 करोड़ शेयर दिए गए। अब कुल मिला के सारे शेयर्स की ट्रांजैक्शंस 867.78 मतलब करीब 870 करोड़ रुपए की थी, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में सिर्फ करीब 300 करोड़ रुपए ही हैं, मतलब 567 करोड़ रुपीस नदारद हैं। इसके अलावा एक केस है शंकर शर्मा का। अब कंपनी के हिसाब से 37 रुपये 77 पैसे के हिसाब से इनको 1.5 करोड़ शेयर इशू किए गए, जिनकी टोटल वैल्यू बनती थी करीब 56.66 करोड़ रुपए। लेकिन कंपनी के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जब देखा गया तो करीब 39.98 करोड़ रुपए ही आए। तो मतलब यहाँ पे भी कंपनी को 16 करोड़ रुपए का झटका लगा। और ये जो 39.98 करोड़ भी है ना, इस पे भी सेबी को डाउट है कि एक्चुअल में बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, या ये भी राउंड ट्रिपिंग का ही हिस्सा है। अब सेबी को ये लगा कि कुछ झोल तो चल रहा है, पैसे का ये लेना देना, ये ट्रांजैक्शंस कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि BGL ग्रुप आप एक काम कीजिए, आप अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जितनी भी एंट्रीज है ना हमें दे दीजिए, हम चेक करना चाहते हैं। अब उन्होंने दे भी दी ये डिटेल्स, लेकिन सेबी को शक था, तो सेबी ने उन बैंक को भी अप्रोच किया और बैंक्स को कहा कि आप ये बैंक अकाउंट्स की, ये डेट्स की हमें स्टेटमेंट्स दे दीजिए। और बैंक स्टेटमेंट्स एक्चुअल बैंक से मंगाई गई और BGL ग्रुप से मंगाई गई, इन दोनों को वेरीफाई किया गया, एंट्रीज मैच नहीं हुई। मतलब सेबी को दिए गए डॉक्यूमेंट्स में ही धोखाधड़ी कर दी। अरे BGL ग्रुप कम से कम यहाँ पे तो अकल लगा लेते, वेरिफिकेशन करने के लिए सेबी के पास इतनी स्टैच्यूटरी पावर तो है कि वो किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हमें बैंक स्टेटमेंट दीजिए और हम वैलिडेट करना चाहते हैं। इस केस में बहुत आसान था। फॉर एग्जांपल, जिन कंपनीज को शेयर बेचे थे उसमें से एक कंपनी थी आराधना कोमोसेल्स। इस पे कंपनी ने कहा कि हमें DCB बैंक और फेडरल बैंक से करीब 38.5 करोड़ रुपए मिले हैं,
जब बैंक की ट्रांजैक्शन चेक की गई तो ऐसे कोई एंट्री थी ही नहीं। तो ऐसे कर करके 4 ऐसी एंटिटीज पकड़ी गई हैं जो कि इस पूरे के पूरे मामले में कंपनी से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं थी। इनका कोई इक्विटी स्टेक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इनको कंपनी का प्रमोटर बना दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया एम सुरेश रेड्डी का। अब देखो, किसी भी कंपनी में किसी को मालिकाना हक देना बहुत मुश्किल बात है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन इस केस में कंपनी के सीईओ चेयरमैन मिस्टर एम सुरेश रेड्डी ने बीजीएल ग्रुप के लिए 4 एंटिटीज को चुना, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही हैं। इनको पहले शेयर इशू किए और फिर इन्हीं शेयर्स को बेच डाला। बेचने के बाद पैसे की राउंड ट्रिपिंग की और इसी बीच में जब ये सब चीज़ें हो गया, इन सारों एंटिटीज़ को प्रमोटर भी बना दिया। अब ये क्यों किया, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पे सुरेश रेड्डी ने एक बहुत कार्यस्थाली की। सेबी ने कहा कि देखिए, जब भी ये प्रेफरेंशियल शेयर का कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला है प्रमोटर ग्रुप, दूसरा है नॉन प्रमोटर एंटिटीज़। अगर प्रमोटर को प्रेफरेंशियल शेयर दिए जाते हैं तो उस केस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब जो प्रमोटर होता है वो ये शेयर 3 साल तक बेच नहीं सकता। लेकिन जब नॉन प्रमोटर एंटिटी को ये प्रेफरेंशियल शेयर बेचे जाते हैं तो उनका लॉक इन पीरियड 1 साल ही होता है। अब देखिए, ये सब झोल चल रहा है तो सेबी ने ये कहा है कि देखिए, हमारी तफ्तीश तो भी चल रही है, लेकिन फिर भी हम एक ऑर्डर पास कर रहे हैं। ऑर्डर ये कहता है कि कंपनी के चेयरमैन मिस्टर सुरेश रेड्डी, सीएफओ नारायण राजू, ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कोई भी कंपनी के मैनेजर पोजीशन पे भी नहीं जा सकते। दूसरा, स्टॉक मार्केट में जब तक ये इंट्रीम ऑर्डर चल रहा है किसी भी स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। अब इस पूरे के पूरे से बवंडर वाले केस में रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान क्या हुआ है? देखिए, कंपनी के एज ऑफ नाउ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करीब 201.85 करोड़ हैं। मतलब इतने सारे शेयर्स दुनिया नॉर्मल लोगों के पास हैं। अब ये शेयर्स के जो धारक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एज ऑफ नाउ आज की तारीख में कंपनी का शेयर 5% गिरा है, लोअर सर्किट टच किया है। और अगले कुछ दिन तक जब तक ये होता रहेगा, कंपनी का शेयर प्राइस गिरता रहेगा। पिछले 1 साल में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 48 रुपये 10 पैसे रहा है, जो कि आज की तारीख में 23 रुपये पहुँच चुका है। और ये गिरते गिरते कुछ समय तक 15-10 रुपये या पहली स्टॉक भी बन सकता है अगर जल्दी से इसका कोई समाधान नहीं किया गया तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत समय से इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, विश्वास से फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए भी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने पे भी, जो कि पता नहीं कि सही थी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट्स या कैश फ्लोज सही से दी भी गई थी या नहीं, उनकी तफ्तीश होनी अभी बाकी है। तो अगर वो भी सब चीज़ें गलत थी तो ये शेयर प्राइस गिरता जाएगा और जो इन्वेस्टर है उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी, किसी के मेहनत से कमाए हुए पैसे जो इस कंपनी में लगे हुए थे, शायद धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अब आगे चल के ये भी नहीं पता कि बीजीएल ग्रुप और सेबी के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाती है, कोई पैसे का लेन देन हो जाता है वाइट तरीके से, लीगल तरीके से, जिससे ये कंपनी अपना काम करती रहेगी, इसके प्रमोटर को छूट मिल जाएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स का नुकसान की जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या? अब ये केस आगे भी चलता रहेगा, इसके बारे में आपको हम अवेयर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।